Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of MCQs of beta-lactam antibiotics. Okay, beta-lactam antibiotics. तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, उसके हिसाब से MCQs को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला MCQ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 22-year-old sexually active man, सेक्शुअली एक्टिव, इसका मतलब कोई ऐसा डिजीज़ होगा जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होगा। इसके बाद वो प्रेजेंट करता है डिसयूरिया, पिनाइल डिस्चार्ज और स्वालन राइट नी जॉइंट। ठीक हो गया कि उसको डिसयूरिया, पेनफुल मैक्चुरेशन है, पिनाइल डिस्चार्ज है। तो ये निशानी दे रहा है कि कोई ना कोई जेनिटल ट्रैक का इन्फेक्शन है, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिल रही है, तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है। उसके साथ साथ उसके अंदर जॉइंट स्पाइरेट के अंदर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई या ग्राम नेगेटिव कोकाई दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, पहले हम नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई दो तरह के होते हैं। एक होते हैं निजेरिया मेनिनजाइटिडस और या मेनिंजोकोकस, दूसरा होता है गोनोकोकस। ओके, गोनोकोकस। अब मेनिंजोकोकस तो कभी भी पिनाइल डिस्चार्ज या डिसयूरिया नहीं करवाएगा, तो मेन हमारा जो होगा वो होगा गोनोकोकस। तो सबसे पहले आपने उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है जो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करवा रहा है, क्योंकि जब तक आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप उस एंटीबायोटिक को भी डिस्कवर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो आपको प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये ग्राम नेगेटिव कोकाई में गोनोकोकस आता है। तो गोनोकोकस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या, 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोलिन आती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वह सेफ्ट्रियोक्सोन। ठीक है, सेफ्ट्रियोक्सोन। जबकि सेफ्लैक्सिल 1st जनरेशन सेफ्लोस्पोलिन है। माना कि वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन गोनोरिया के लिए इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि रेजिस्टेंस आ जाती है। तो गोनोरिया के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो होती है सेफ्ट्रियोक्सोन। ठीक है, सेफ्ट्रियोक्सोन। ठीक हो गया, सेफ्ट्रियोक्सोन क्या है? 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोलिन है, 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोलिन। ओके, लेकिन अगर सेफ्ट्रियोक्सोन ना होता ऑप्शन में तो और कौन सी ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं गोनोरिया के अंदर? तो दूसरी ड्रग होती है सेफेक्सिम। ठीक है, सेफेक्सिम। ओके, और इसके बाद अगर ये भी ऑप्शन में ना होता तो फिर आप कौन सी कहते हैं? ये दोनों की दोनों 3rd जनरेशन है। ठीक है, 3rd जनरेशन सेफेक्सिम। तो आप कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इज नॉट अ सेल वॉल इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं बल्कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो एजिथ्रोमाइसिन है क्या? एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन, ये तीनों मैक्रोलाइट्स हैं, और मैक्रोलाइट 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती होती है। वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में जाके देख लेना है। अगर ये भी ऑप्शन में ना होता है एजिथ्रोमाइसिन, तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम स्पेक्टिनोमाइसिन यूज़ करते हैं। स्पेक्टिनोमाइसिन किस ग्रुप में आता है? ये अमाइनोग्लाइकोसाइड में आता है। मैं थोड़ा बहुत लिख भी लूँ, ये दोनों आते हैं 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है, 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफेक्सिम, सेफ्ट्रियोक्सोन। जबकि एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है। स्पेक्टिनोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है। ठीक हो गया, और अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं। 30S दोनों के दोनों प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये 50S है और ये वाला 30S पे जाके बाइंड करता होता है। ठीक हो गया, और हम इस MCQ में देख लेते हैं और इसमें काम की चीज़ क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। अब पेनिसिलिन जी किन किन कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो पेनिसिलिन जी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पेनिसिलिन जी, तो पेनिसिलिन जी सबसे पहले 1 ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकाई होता, लेकिन जो ससेप्टेबल होगा, जो रेजिस्टेंट नहीं होगा स्ट्रेप्टोकोकाई, उनके लिए। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई, तो वहाँ पे मेनिंजोकोकाई होगा। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर मेनिंजोकोकस और गोनोकोकस होता है। तो गोनोकोकस के अगेंस्ट तो पेनिसिलिन जी किसी काम की नहीं होती, लेकिन मेनिंजोकोकस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, जिसमें आप डिप्थीरिया वगैरह कह सकते हो। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं और कुछ स्पायरोकीट्स होते हैं। स्पायरोकीट्स में भी आपने वर्ड एक याद रखना है, साइफिलस। साइफिलस के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे काम आती है। ठीक है, साइफिलस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे काम आती है। ओके, इसके अलावा जो पेनिसिलिन वी है, पेनिसिलिन वी जो इस्तेमाल होती है वो ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, और इसके अलावा पेनिसिलिन जी एंटीरोकोकाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। एंटीरोकोकाई भी इसी चैप्टर में आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर। ठीक हो गया, एंटीरोकोकाई। लेकिन यहाँ पर एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड देना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिकली जेंटामाइसिन वगैरह।
तो पहला एमसीक्यू आपको आई होप सो कवर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकंड एमसीक्यू पे चलते हैं, सेकंड एमसीक्यू पर। तो सेकंड एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है पूरी बात पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है कि 21-year-old मैन प्रेजेंट टू एम्बुलेटरी केयर क्लिनिक, ठीक है, विद एरिथ्रोमेटस रेडनेस स्वॉलन पेनफुल लेफ्ट एल्बो। आगे हिस्ट्री में ये बताया हुआ है कि उसको इम्पेटिगो हो गया था। ओके, एम्पेटिगो। अब ये वाले जो एब्सेस होती है और जो कॉमन एब्सेस वाला बैक्टीरिया होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। एम्पेटिगो इसी की निशानी है। नेक्स्ट चलते हैं, जॉइंट का स्पाइरेट लिया गया था, उसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर्स की फॉर्म में है। इन शॉर्ट ये स्टेफिलोकोकस की बात करें, वो भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की, ठीक हो गया। तो फिजिशियन ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वेनकोमाइसिन से वाइल द ऑर्गेनिज्म इज कल्चर्स। तो पता चला कि मेथिसिलिन सब्सेप्टिबल है। वेनकोमाइसिन किसके लिए इस्तेमाल होती है पहले हम वो देख लेते हैं, लेकिन ये पेनिसिलिन मेथिसिलिन सब्सेप्टिबल है, इसका मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को अल्टर नहीं करता। तो इसके लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? मेथिसिलिन को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि मेथिसिलिन की वजह से क्या आता है, मेथिसिलिन की वजह से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ जाता है, ठीक है। मेथिसिलिन की वजह से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ जाता है। कहते हैं मेथिसिलिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मेथिसिलिन के अलावा और भी ग्रुप है। मेथिसिलिन के अलावा नेफ्सिलिन है, लेकिन नेफ्सिलिन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि नेफ्सिलिन भी न्यूट्रोपीनिया करवा देती है और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा सकती है। इसके अलावा इसी ग्रुप में एक और दवाई भी है, उसका नाम है ऑक्साइक्लिन, ठीक है, ऑक्सैक्लिन, ठीक हो गया। तो ये वाली जो ऑक्साइक्लिन है तो ये इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। और ये तीनों जिस क्लास के अंदर आती है उस क्लास को बोलते हैं वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, ठीक है, पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट होती है। तो बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट, ओके। तो मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन और ऑक्सलिन, ठीक है। ऑक्सलिन, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है तो उसको माजरत वगैरह, ठीक है। तो ऑक्सलिन यूज़ करते हैं, ओके। तो ये आपने देख लेना है। लेकिन अगर मेथिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाए तो वो और दूसरी जो होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं वेनकोमाइसिन। क्या यूज़ करते हैं तब हम? वेनकोमाइसिन। तो वेनकोमाइसिन किन किन के लिए इंपॉर्टेंट होती है? वेनकोमाइसिन मर्सा में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मर्सा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है, तो ये मर्सा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके, मर्सा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। और इसके अलावा ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोकोकाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोकोकाई, ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या निमोकोकाई भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोलिन देना पड़ता है जिसका नाम है सेफ्ट्रियोक्सोन। इसके अलावा ये बैकअप ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल के लिए, और यही कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिल सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा देता होता है, ठीक हो गया। तो वेनकोमाइसिन भी आपने देख लिया। तो इन शॉर्ट आपको इस सिनेरियो में क्या बात देखने को मिली? स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन था और वो ठीक हो गया। मेथिसिलिन ससेप्टेबल था, इसका मतलब कि पेनिसिलिनेज तो प्रोड्यूस करता था, बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करता था, लेकिन मेथिसिलिन से भी वो ससेप्टेबल था, उसने अभी तक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को अल्टर नहीं किया, ओके, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को अल्टर नहीं किया। अब कहते हैं कि मेथिसिलिन क्या होती है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, लेकिन इसके साइड चेन इतनी ज़्यादा बल्कि होती है कि ये पुअर सबस्ट्रेट के तौर पे काम आती है। और कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर? एक ऑप्शन है अमोक्सिलिन एंड एम्पीसिलिन। तो अमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन अमाइनो पेनिसिलिन है। तो ये किन किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये उन कंडीशन के लिए जहाँ पे पेनिसिलिन जी इस्तेमाल होती है, और इसके साथ और किन के लिए इस्तेमाल हो सकती है? और ये एक निमोनिक है, हेल्प मी। एच से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ सकता है, ठीक है। ई से एंटीरोकोका या इकोलाई पहले आप लिख लो। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स आता है। पी से आ जाता है प्रोटियस मिराबिलस। एम से मोरक्सिला कैटारालिस। जब भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आएगा तो उसके साथ मोरक्सिला कैटारालिस जरूर आएगा। और ई कोलाई इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्लैबुलिनिक एसिड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बीटा लैक्टेमेज ससेप्टेबल होती है, रेजिस्टेंट नहीं होती।
तो क्लेवुलेनिक एसिड है, टेजोबैक्टम है, और तीसरा जो इस्तेमाल होता है वो है सल्फेबैक्टम, सल्बैक्टम। ठीक हो गया। तो यहाँ क्लेवुलेनिक एसिड है, क्लेवुलेनिक एसिड डालना पड़ता है, या सल्बैक्टम ऐड करना पड़ता है, या फिर टेजोबैक्टम ऐड करना पड़ता है इनकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो लास्ट पेनिसिलिन है वो है पिपारसिलिन टिकारसिलिन। तो पिपारसिलिन टिकारसिलिन क्या है, एंटी सूडोमोनल है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, उसको याद करने का तरीका ये है कि आपने याद रखना है KAP, ठीक है, कीप से। तो की से क्लैप्सिला, ई से आपने याद रखना है एंटीरोबैक्टर, और पी से आपने याद रखना सूडोमोनास, सूडोमोनल। ठीक हो गया। और इनको भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड इनकी सेल वाल परमिएबिलिटी को बढ़ा देती होती है। और इनको भी क्लेवुलेनिक एसिड के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये वाली पेनिसिलिन बी बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट नहीं होती। ठीक है, क्लैप्सिला। ओके, जबकि एस्ट्रियो नाम का क्या है, एस्ट्रियो नाम है जो मिमोनिक आएगा वो आएगा केप्स वाला, आएगा केप्स वाला। तो के से क्लैप्सिला, पी से सूडोमोनास, दो वाले सिर्फ ई की जगह क्या आ जाएगा, सिरेशिया आ जाएगा। तो इन सबको आपने ध्यान से इस तरह से पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं और कौन कौन सी है इस ऑप्शन में। पेनिसिलिन जी भी कवर हो चुका है, पेनिसिलिन वी भी कवर हो चुका है। तो पेनिसिलिन वी ओरोफेरेंजियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पेनिसिलिन जी है वो पार एंटीरल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलिन जी किस तरह से देते हैं, पार एंटीरल। तो यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी, पेनिसिलिन जी हम देते हैं पार एंटीरल, क्योंकि यह स्टोमक एसिड इनको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, स्टोमक एसिड इनको ब्रेक डाउन कर देता है। और वो कौन सी पेनिसिलिन है जो एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन करती है, तो वो है एम्पिसिलिन। तो पेनिसिलिन जी को तो पार एंटीरल करते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है किससे, एसिड से, स्टोमक एसिड से। और जो दूसरी होती है एम्पिसिलिन, इसकी एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन होती है, एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन या साइक्लिंग वगैरह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में यार 23 ईयर ओल्ड वुमेन वो अंडरवेंट अ लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी इज फाउंड टू हैव अ वुंड इन्फेक्शन। तो वहाँ पे पता चला कि वुंड का इन्फेक्शन है, तो ये स्टेफिलोकोकस ओरियस प्रॉपर जो टिपिकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन करवाता है, एब्सेस करवाता है, तो स्टेफिलोकोकस ओरियस है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल मैकेनिज्म है जो मैथिसिलिन की प्रॉपर्टीज़ को अवॉइड करने के लिए, रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मैथिसिलिन होती है इनके अगेंस्ट किस तरह से रेजिस्टेंस होती है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसकी अल्टरेशंस होती है। ठीक हो गया। तो हम इसके देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा टॉपिक है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किन किन मैकेनिज्म के जरिए हो सकती है। पहला मैकेनिज्म होता है बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करना, बीटा लैक्टेमेज। ठीक है, बीटा लैक्टेमेज। तो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होता है बैक्टीरिया के। और दूसरा मैकेनिज्म होता है कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, जो असल में ट्रांसपेप्टिडेस होता है, उसी को आल्टर कर दो, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को आल्टर कर दो। और नंबर 3 वाला मैकेनिज्म ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोरिन्स होते हैं इनकी एंट्री के लिए, तो पोरिन्स की स्ट्रक्चर को चेंज कर दो। तो जो बीटा लैक्टेमेज वाला मैकेनिज्म है ये किस में इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है स्टेफिलोकोकस ओरियस में होता है, स्टेफिलोकोकस ओरियस में होता है। और कुछ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हो गोनाकोकस होता है, गोनाकोकस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। जबकि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को आल्टर कर देना, तो ये वाला मैकेनिज्म ये कौन करता होता है, ये भी स्टेफिलोकोकस ओरियस करता होता है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होता है मेथिसिलिन के लिए। ठीक है, मेथिसिलिन के लिए। और अगर ये वाला मैकेनिज्म नीमोकोकाई के अंदर और एंटीरोकोकाई के अंदर हो, तो ये होता है किसके लिए, पेनिसिलिन जी के लिए, पेनिसिलिन जी के लिए। और ये किसके अंदर होता है, नीमोकोकाई के अंदर, और नीमोकोकाई के अंदर, और किसमें हो सकता है, एंटीरोकोकाई के अंदर। दोनों के दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। और लास्ट है पोरिन्स वाला। पोरिन्स वाला ये चूंकि आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अंदर होती है, तो ये ग्राम नेगेटिव के अंदर काम करेगा। और जो एग्जाम्पल आप डाल सकते हो सूडोमोनास की। ठीक है, सूडोमोनास की। ओके, तो ये वाला मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस आपने देख लिया है। एक और मैकेनिज्म भी होता है, वो होता है इफ्लक्स वाला। और इफ्लक्स वाला ये भी वंस अगेन ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। अ 26 ईयर ओल्ड सेक्सुअली एक्टिव, दोबारा से सेक्सुअली एक्टिव है, इसका मतलब कोई ना कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और एक ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है पेनिसिलिन वाले में, जहाँ पे पेनिसिलिन इस्तेमाल होती है, वो है साइफिलस। ठीक हो गया, साइफिलस। तो आगे चलते हैं।
A 26-year-old sexually active man present to the primary care physician with a known pruritic, ठीक है, pruritic itching कहते हैं, maculopapular rash on his palms. फिर 6 हफ्ते पहले पता चला था कि उसने को नॉन पेनफुल क्या था, अल्सर था पीनस के ऊपर जो खुद ब खुद ठीक हो गया था. पहले ठीक हो गया था, फिर दोबारा से ये आ गया, ठीक है. फिर उसको बेंजेथीन दी गई. जब बेंजेथीन दी गई तो उसने रिएक्शन कर गया तो ठीक हो गया. तो उसको पहले प्राइमरी साइफिलस था 6 के बाद, तकरीबन 6 हफ्ते पहले. फिर इसके बाद प्राइमरी किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी के अंदर, जिसमें आपको मैक्यूलोपैपुलर रैश देखने को मिलती है. सेकेंडरी साइफिलस के अंदर कन्वर्ट हो गया. अब साइफिलस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है पेनिसिलिन जी होती है. अब पेनिसिलिन जी 2 फॉर्म में होती है. एक पेनिसिलिन जी होती है प्रोकिन फॉर्म, एक होती है बेंजाथीन फॉर्म. अब दोनों फॉर्म्स या तो आप इंट्रामस्कुलर देते हो या फिर इंट्रावेनस देते हो. नॉर्मली इनको इंट्रामस्कुलर देते होते हैं, ठीक हो गया. लेकिन अब होता ये है कि इसको आपने एक और से समझना है, ठीक है. अब होता ये है कि जो आपने बेंजेकिन दिया किसके अंदर, साइफिलस वाले पेशेंट के अंदर, तो साइफिलस के अंदर बहुत सारे स्पायरोकीट्स हैं, ठीक हो गया. तो वो सेल वाल के सिंथेसिस को स्टॉप कर देगी किसके, स्पायरोकीट्स के अंदर. जब सेल वाल की सिंथेसिस को स्टॉप कर देगी तो फिर सेल वाल आगे रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेगी. तो वो स्पायरोकीट्स बस्ट हो जाएंगे, वो स्पायरोकीट फट जाएगी, लाइसिस हो जाएगी. और जब स्पायरोकीट्स की लाइसिस होती है तो इनके पास भी एंडोटॉक्सिन्स होते हैं. इनके पास भी क्या होती है, एंडोटॉक्सिन्स होती है. आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं. अब जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये बाहर रिलीज हो जाएगी. और जो एंडोटॉक्सिन्स की अगेंस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, सेप्टिक शॉक देखने को मिलेगा. कि एंडोटॉक्सिन्स होते हैं इंटरल्यूकिन 1, 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इनके एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है. तो इसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन, फीवर देखने को मिल सकता है. यहाँ पर चिल्स है कि अचानक ठंडक लगना शुरू हो गई है, और माइल्जिया, मसल पेन. तो ये असल में एंडोटॉक्सिक शॉक की वजह से है, सेप्टिक शॉक की वजह से है. और इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं हम जेरिश हर्ट्स हीमर रिएक्शन. ये आपने पढ़ना है माइक्रो के अंदर, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया तो आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक हो गया. तो ये आ जाएगा. और क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है. आगे और क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस. सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस किसकी वजह से होती है, एक होती है क्लिंडामाइसिन की वजह से होती है और दूसरी होती है एम्पिसिलिन की वजह से. तो इन दोनों को आपने देख लेना है, एम्पिसिलिन, ठीक है. और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, एक तो वेनकोमाइसिन लिखा हुआ था, ठीक है, और बाकी दूसरी ड्रग्स होगी वो हम आगे चैप्टर्स में देख लेंगे, ओके. और यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है, एक सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी हो जाता है, और पेनिसिलिन एलर्जी. तो पेनिसिलिन एलर्जी क्या हो गई है, पेनिसिलिन एलर्जी के साइन सिम्टम नहीं होते. एलर्जी के क्या क्या होते हैं, पेनिसिलिन एलर्जी के क्या क्या होते हैं, आपको यूर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है, हाइव्स जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है, यूर्टिकेरिया ये देखने को मिल सकता है, वीजिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, प्रूराइटस देखने को मिल सकता है. लेकिन यहाँ पे प्रूराइटस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे उसने बात की नॉन प्रूराइटस. अगर प्रूराइटस होता तो हम इसको एलर्जी में डाल देते, ठीक है. जॉइंट की स्वेलिंग भी होती है, फीवर तो होता है, कॉमन है, नाफ्राइटस, एनाफ्लैक्सिस, हेमोलिटिक एनीमिया. तो ये चीज़ें होती है पेनिसिलिन एलर्जी में, ठीक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, 25-year-old मैन प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड द रिगर्स टेम्परेचर. तो बस यहाँ पे बात करते हैं कि उसको अपेंडिसाइटिस हुआ गया, उसके लिए ड्रग एडमिनिस्टर की है सिलास्टेटिन, ठीक है. सिलास्टेटिन किस एंजाइम को ब्लॉक करती है, जो कार्बापेनिम है ना, कार्बापेनिम है, इमीपेनिम, टोरिपेनिम, मेरोपेनिम और इल्टापेनिम आती है. तो उसको याद करने का तरीका क्या है कार्बापेनिम्स का, तो आपने मेमोनिक डाइट तो आपने देखा होगा लेकिन डाइम नहीं देखा होगा. तो डेरोपेनिम, इमीपेनिम है, एल्टोपेनिम है और मीरोपेनिम होती है. तो ये सारी की सारी कार्बापेनिम्स होती है, ओके, कार्बापेनिम्स होती है. ये भी एक क्या होती है इनकी, कहने का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है बीटा लैक्टेमेज से. अब इसमें होता ये है कि जो इमीपेनिम ठीक हो गया, तो उसको इनएक्टिवेट करने वाला एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रीनल डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1, ठीक है, डाईहाइड्रोपेप्टिडेज 1. अब इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो होती है सिलास्टेटिन, ठीक हो गया. तो इसका मतलब ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है, कौन होती है, सिलास्टेटिन, ठीक हो गया, ओके. अब इनके क्लिनिकल यूजेस को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जो किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होती है कार्बापेनिम्स. तो कार्बापेनिम इस्तेमाल होती है किन किन के लिए, तो ये कार्बापेनिम इस्तेमाल होती है स्पेस के लिए,
तो एस से क्या होगा सिरेशिया, पी से सूडोमोनास होता है, ए से काइंटोबैक्टर है, सी से क्या होगा सेट्रोबैक्टर है, और ई से क्या होगा एंटीरोबैक्टर है। तो तीन के आखिर में तो बैक्टर लगा हुआ है, आखिर एंटीरोबैक्टर, सेट्रोबैक्टर, काइंटोबैक्टर, जबकि ए से क्या होगा, ठीक है, ए से तो काइंटोबैक्टर होता है, मैंने कंफ्यूज कर दिया, सॉरी। पी से क्या होगा सूडोमोनास होगा, और एस से क्या होगा सिरेशिया होगा। ठीक हो गया। तो आपको बता दिया कि ये कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ किन में इस्तेमाल होती है, स्पेस वगैरह फार्मूला। ठीक हो गया। अब एक और भी आपको पता होना चाहिए कि जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होती है, क्लेवोलेनिक एसिड, साल्बेक्टेम, टाज़ोबेक्टेम, किन के लिए एक्टिव होती है, तो ये प्लाज्मिक मीडिएटेड बीटा लैक्टेमेज के लिए तो ये एक्टिव होती है, उसके अगेंस्ट काम करती है। लेकिन जो उसके लिए जो क्रोमोसोमल मीडिएटेड बीटा लैक्टेमेज होता है उनके लिए एक्टिव नहीं होती, उनके गुड इनहिबिटर नहीं होती। तो वो इसका याद करने का तरीका क्या है, घीस। ठीक है, घीस। तो जी से गोनोकोकाई है, और इसके बाद एस से स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई और इन्फ्लुएंजा। अगर आपको इस तरह याद नहीं होता तो आप इस तरह से कर लेना कि आपने स्ट्रेप्टोकोकाई उठाया, आपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई में, ग्राम नेगेटिव में आपने गोनोरिया उठाया, इसके बाद इकोलाई आपने ग्राम नेगेटिव रॉड एंटेरिक में, और एच से हीमोफिलस ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिस्पायरेटरी ट्रैक का। लेकिन ये किस में इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये किस में इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये इस्तेमाल होती है पेस में। ठीक है, सूडोमोनास, एंटीरोबैक्टर, ओके, और इसके साथ सिरेशिया इसमें किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इनमें जो बीटा लैक्टेमेज होता है वो क्रोमोसोमल मीडिएटेड होता है। ओके, क्रोमोसोमल मीडिएटेड होता है। तो आपको इसका आंसर बता दिया। तो हमने 5 MCQ सॉल्व कर लिया, और 5 MCQ की वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन अगर आप इन वीडियो को देख लोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी। तो तब तक के लिए या अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।